हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट वे। आज एक बार फिर आपका स्टडी स्मार्ट वे में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सभी लोगों के लिए ग्राम समाज और ग्राम विकास से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपके 25 हैं। यहाँ पर आपके सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और ये लेखपाल की परीक्षा से संबंधित हैं। सभी प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर करें। और आपके जो 25 प्रश्न है, इसमें हर प्रश्न से लगभग आपके 2 से 3 क्वेश्चन और निकल कर आते हैं, इसलिए पूरी वीडियो को देखिएगा और सभी विस्तृत आपकी व्याख्या इसमें दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। उच्च गुणवत्ता वाले बीजों के उत्पादन एवं आपूर्ति के उद्देश्य से किसकी स्थापना की गई है? तो आपका प्रश्न कह रहा है जो उच्च गुणवत्ता यानी कि जो अच्छा बीज होता है उसके उत्पादन और आपूर्ति के उद्देश्य से किस संस्था की स्थापना की गई है? राष्ट्रीय बीज निगम, बीज बैंक, राज्य फार्म निगम या फिर ए और सी दोनों। तो यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और सी दोनों। अब आपको एक जरूरी बात और बता देते हैं, ये जो बीज बैंक है इसको एनएससी भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1963 में हुई है नई दिल्ली में, ये याद रखिएगा। बीज बैंक जिसको एनएससी भी कहते हैं और इसकी स्थापना 1963 में नई दिल्ली में हुई है। तो यहाँ पर उच्च गुणवत्ता वाले बीजों के उत्पादन और आपूर्ति के उद्देश्य से जिस संस्था की स्थापना की गई है वो राष्ट्रीय बीज निगम और राज्य फार्म निगम है। यहाँ पर एनएससी, ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, महलवाड़ी प्रणाली किस क्षेत्रों में लागू नहीं है? जो महलवाड़ी प्रणाली है या यह कहाँ पर लागू नहीं होती है? बंगाल में, मध्य भारत में, पंजाब में या फिर उत्तर पश्चिमी प्रांत में? तो ये जो महलवाड़ी व्यवस्था है ये बंगाल में लागू नहीं थी। यहाँ आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसकी स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी। तो इसकी महलवाड़ी व्यवस्था की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा की गई थी और यह प्रणाली मध्य भारत में, पंजाब में और उत्तर पश्चिमी प्रांतों में लागू थी, ये बंगाल में लागू नहीं थी। और अब आपको बता देते हैं महलवाड़ी व्यवस्था में क्या था। तो यहाँ पर जो गांव का जो मुखिया होता था उसको लंबरदार कहा जाता था। महलवाड़ी प्रणाली में उसको लंबरदार कहा जाता था और वो गांव से लगान वसूल लेता था और वो ईस्ट इंडिया कंपनी को देता था, यानी कि गांव से लगान वसूल कर कंपनी को देता था। यही आपकी महलवाड़ी प्रणाली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 में लाभार्थियों को अतिरिक्त कितने एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे? ये जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है जिसके अंतर्गत जो लाभार्थी हैं उनको गैस फ्री में देने का बोला गया था। तो ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 में जो लाभार्थी हैं उनको कितने और अतिरिक्त एलपीजी सिलेंडर प्रदान किए जाएंगे? देखते हैं, 20 मिलियन, 10 मिलियन, 8 मिलियन या फिर 15 मिलियन। तो इसमें 10 मिलियन एलपीजी कनेक्शन देने की बात की गई थी। और इसकी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत कब हुई है? तो ये 10 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई है। और कहाँ से की गई है? तो ये यूपी के महोबा ज़िले से इसकी शुरुआत की गई है। ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको साथ ही साथ नोट भी करते चलें आप सभी लोग। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत कब हुई है? 10 अगस्त 2021 को। और कहाँ से हुई है? तो यूपी के महोबा से हुई है, ये लॉन्च की गई है। और इसमें लाभार्थियों को अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन 10 मिलियन देने की बात की गई है। और इसके साथ ही साथ इसमें पहली रिफिल और स्टोव भी फ्री में देने की बात की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में कितने प्रतिशत बाल विवाह होते हैं? बाल विवाह यानी कि अभी तक जो लड़कियों की उम्र थी शादी की वो 18 वर्ष थी और लड़कों की 21 वर्ष। तो जो भी बच्चों की शादी इस उम्र से पहले की जाती थी उनको बाल विवाह कहते थे। और अब यही उम्र बढ़ा दी गई है, तो लड़कियों की उम्र 18 से 21 वर्ष की कर दी गई है और लड़कों की 21 से
24 वर्ष कर दी गई है। तो अब ये विवाह की उम्र इस समय जो है वो लड़कियों की 21 वर्ष है और लड़कों की 24 वर्ष है। तो इस उम्र से जितने बच्चों की शादियां कम होती हैं, यानी 21 वर्ष से जो पहले लड़कियों की शादियां हो जाती हैं, वो बाल विवाह के अंतर्गत आती हैं, यानी कि नाबालिग होते हैं। तो अब देखते हैं प्रश्न पर, भारत में कितने प्रतिशत बाल विवाह होते हैं? तो भारत में 20% बाल विवाह होते हैं, जो कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा हैं। भारत में सबसे ज़्यादा बाल बहुएं हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा बाल विवाह भारत में ही होते हैं, जो कि एक चिंतनीय विषय है। किसी भी देश में इतने बाल विवाह होना बहुत ही ज़्यादा चिंतनीय है और इसमें सामाजिक और आर्थिक कारण प्रमुख है। तो भारत में बाल विवाह जो हैं वो 20% होते हैं, जो कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यदि भूमि पर खेती उसका मालिक करता है तो वह क्या कहलाती है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, काश्तकार, बटाई, खुदकास्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जब भूमि पर खेती उसी भूमि का मालिक करता है तो वो काश्तकार कहलाती है। यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। काश्तकार क्या होते हैं? तो काश्तकार वह होते हैं जिनकी स्वयं की भूमि होती है और वो उस खेती पर खुद काम करते हैं, उनको काश्तकार कहते हैं। यानी कि वही खेती का मालिक होता है, उसी भूमि का वो मालिक होता है और उसी भूमि पर वो अपनी खेती भी करता है, तो उसको काश्तकार कहते हैं। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद के प्रशासनिक कार्यों का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद, इनके कार्यों का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? प्रयागराज में, हरदोई में, लखनऊ में या फिर गोरखपुर में? तो उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद के प्रशासनिक कार्यों का मुख्यालय ये लखनऊ में है। ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद का मुख्यालय है और इसकी स्थापना कब हुई है? तो वो 1831 में इसकी स्थापना की गई है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इनमें से कौन सा पेपर लेखपाल के पास होता है? ऐसा कौन सा इनमें पेपर है जो लेखपाल के पास होता है? आप सभी लोग जब लेखपाल का एग्ज़ाम होगा उसके बाद रिजल्ट आएगा तो आप सभी लोग लेखपाल बन जाएंगे, जिससे कि आपको पता होना चाहिए कि एक लेखपाल के पास कौन कौन से पेपर रहते हैं। खसरा, खतौनी, रोजनामचा या फिर उपरोक्त सभी। तो जो लेखपाल होते हैं उनके पास ये सभी पेपर होते हैं। ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें खेती के बारे में पूरा ब्यौरा दिया होता है, इसलिए ये सभी कागज लेखपाल के पास होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सूर्यास्त कानून का संबंध किससे है? सूर्यास्त कानून जो है उसका संबंध किस व्यवस्था से है? स्थायी बंदोबस्त से, महलवाड़ी व्यवस्था से, रैयतवाड़ी व्यवस्था से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो सूर्यास्त कानून है इसका संबंध है स्थायी बंदोबस्त से। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा और यह प्रणाली 1794 में लागू की गई है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, यानी कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा स्थायी बंदोबस्त को शुरू किया गया था 1794 में। तो यहाँ आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सूर्यास्त कानून से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि नवीनीकरण योजना को लागू करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई? राष्ट्रीय कृषि नवीनीकरण योजना को इसको लागू करने की जिम्मेदारी किस अनुसंधान केंद्र को या फिर किस विभाग को सौंपी गई? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि मंत्रालय, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग या फिर उपरोक्त सभी। तो राष्ट्रीय कृषि नवीनीकरण योजना की जिम्मेदारी इन सभी को सौंपी गई है। तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आपको बता देते हैं, राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद को ICAR भी कहा जाता है। ये शॉर्ट फॉर्म है, इसलिए इनको भी लिख लीजिएगा। कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है, शॉर्ट फॉर्म दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि इसका पूरा रूप क्या है। तो ICAR को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहा जाता है। कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग को DARE डेयर कहा जाता है। इनको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ दिया जाए।
अब आपको बता देते हैं राष्ट्रीय कृषि नवीनीकरण योजना कब शुरू हुई। तो ये सितंबर 2006 में स्टार्ट हुई है, राष्ट्रीय कृषि नवीनीकरण योजना। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है वाराणसी का एक जिला एक उत्पाद क्या है। वाराणसी का एक जिला एक उत्पाद, भारत सरकार द्वारा यह योजना चालू की गई थी, एक जिला एक उत्पाद यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP यह स्टार्ट की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य था रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए ही इसकी स्थापना की गई थी। तो वाराणसी का एक जिला एक उत्पाद का प्रमुख क्या है, चलिए देखते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। काला नमक और चावल, बनारसी सिल्क साड़ी, सैनिटरी फिटिंग या फिर चिकनकारी एवं जरी जरदोजी। तो इनमें आपको बताना है वाराणसी का इनमें से कौन सा प्रोडक्ट है। तो ये आपको सेकंड ऑप्शन दिख रहा होगा, बनारसी सिल्क साड़ी। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बनारस का जो फेमस है वो सिल्क की साड़ियाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल्ट मैकेंजी का संबंध है। हाल्ट मैकेंजी जो थे इनका संबंध किस व्यवस्था से है। स्थायी बंदोबस्त से, महलवाड़ी प्रणाली से, रैयतवाड़ी प्रणाली से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो हाल्ट मैकेंजी हैं इनका संबंध महलवाड़ी प्रणाली से है। यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। और इन्होंने इस प्रणाली की शुरुआत 1819 में की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भारत पूरी तरह से किस उर्वरक के आयात पर निर्भर है। भारत सबसे ज़्यादा किस उर्वरक के आयात पर निर्भर है। आयात आपको बता देते हैं, आयात क्या होता है। आयात का अर्थ होता है कोई सामान मंगाना, यानी कि जब आपके पास किसी चीज़ की कमी होती है और किसी दूसरे के पास उसी चीज़ की अधिकता होती है तो वो उस सामान को किसी दूसरे से लेता है या फिर मंगाता है, तो उसको आयात कहा जाता है। और जब अपने पास किसी चीज़ की अधिकता होती है और दूसरे के पास उस चीज़ की कमी होती है तो अपने पास से वो सामान दूसरे को भेजना निर्यात कहलाता है। तो यहाँ पर किस उर्वरक के आयात पर निर्भर है, यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा उर्वरक दूसरे देश से मंगाया जाता है। चलिए देखते हैं। नाइट्रोजन उर्वरक, पोटाश उर्वरक, फॉस्फेट उर्वरक या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पूछा गया है पूरी तरह से सबसे ज़्यादा किस पर निर्भर है। तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, पोटाश उर्वरक पर। सबसे ज़्यादा भारत पोटाश उर्वरक के आयात पर निर्भर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किसके उत्पादन में भारत का स्थान प्रथम नहीं है। यहाँ पर कोई 3 चीज़ें ऐसी हैं जिसमें भारत का स्थान फर्स्ट है और जो एक नहीं है जिसमें कि भारत प्रथम स्थान पर नहीं है, वो आपको पता करनी है। चलिए देखते हैं प्रश्न के सभी विकल्पों को। केला, दूध, जूट या फिर गेहूँ। तो जो जिसमें भारत का स्थान प्रथम नहीं है वो गेहूँ है। यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। केला, दूध और जूट इन सभी में भारत पहले स्थान पर है। अब आपको बता देते हैं केला सबसे ज़्यादा भारत के किस राज्य में होता है। तो वो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा केला होता है। आगे देखते हैं दूध सबसे ज़्यादा भारत के किस राज्य में होता है। तो वो यूपी में होता है। और जूट होता है पश्चिम बंगाल में। इन सभी को नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि इन सभी में से कोई भी एक विकल्प दे देते हैं। जैसे कि पूछ लिया जाता है भारत में केला के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है, तो आपको बता देना है तमिलनाडु। तो अब आपको बताते हैं गेहूं के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। तो यहाँ भारत तीसरे स्थान पर है। गेहूं के उत्पादन में भारत तीसरे स्थान पर है। बाकी केला, दूध और जूट इन तीनों के उत्पादन में प्रथम पर है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अनुसूचित जनजातियों की संख्या किस प्रदेश में सर्वाधिक है। सबसे ज़्यादा किस प्रदेश में अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं। उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, लक्षद्वीप में या फिर महाराष्ट्र में। तो भारत में अनुसूचित जनजातियां सबसे ज़्यादा जिस प्रदेश में निवास करती हैं वो है मध्य प्रदेश। यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा।
मध्य प्रदेश अनुसूचित जातियों के निवास स्थान में सबसे पहले नंबर पर है भारत में। तो यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में, मेरठ में, मथुरा में या फिर झांसी में? तो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान जो है ये वाराणसी में स्थित है। यहाँ आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आपको बता देते हैं इसकी स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना 1992 में हुई है, परंतु इसको मान्यता जो है वो 1999 में प्राप्त हुई। तो यहाँ 17 अगस्त 1999 को इसको मान्यता प्राप्त हुई है और 1992 में इसकी स्थापना हो चुकी थी। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान जो कि वाराणसी में है, इसकी स्थापना हुई थी 1992 में और इसको मान्यता मिली है 17 अगस्त 1999 में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ब्रिटिश शासनकाल में जिस जरीब का प्रचलन तेजी से बढ़ने लगा वो क्या था? तो आपको समझ लेना चाहिए जरीब क्या है। जरीब यह भूमि मापन की एक इकाई है जिसका कि ब्रिटिश काल में सबसे ज़्यादा प्रयोग होता था। ये कई प्रकार की होती थी। अब आपको बताना है कि किस जरीब का सबसे ज़्यादा प्रचलन था ब्रिटिश शासनकाल में। इलाही गज का, शाहजहानी गज का, गंटरी जरीब का या फिर उपरोक्त सभी? तो ब्रिटिश काल में इन सभी का प्रचलन बहुत ही ज़्यादा था। तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जन धन योजना की शुरुआत कब हुई? प्रधानमंत्री जन धन योजना आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो इस योजना की शुरुआत कब हुई? अगस्त 2016, अगस्त 2017, अगस्त 2014 या फिर अगस्त 2015? तो यहाँ पूछा गया है जनधन योजना की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई है अगस्त 2014। यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसकी घोषणा हुई थी 15 अगस्त 2014 को। 15 अगस्त 2014 को इसकी घोषणा हो चुकी थी और इसकी शुरुआत हुई है 28 अगस्त 2014 को। तो यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुई। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेल मंडल का पुराना नाम क्या था? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो एक रेलवे स्टेशन था, इसका पुराना नाम क्या था? झांसी, इलाहाबाद, मुगलसराय या फिर वाराणसी? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेल मंडल का पुराना नाम था मुगलसराय। मुगलसराय रेलवे स्टेशन था जिसको कि बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया। तो यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वह रजिस्टर जिसमें किसान के स्वामित्व की सभी कृषि भूमि का विवरण एक ही स्थान पर खाते के रूप में लिखा रहता है क्या कहलाता है? एक रजिस्टर होता है जिसमें किसान के अधिकार में जितनी भी भूमि होती है उसका पूरा विवरण एक ही रजिस्टर में खाते के रूप में लिखा होता है, वो क्या कहलाता है? गांव का नक्शा, किसान बही, जमाबंदी या फिर जिल्द बंदोबस्त? तो इस प्रकार के रजिस्टर को किसान बही कहा जाता है। ये आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। किसान बही एक रजिस्टर होता है जिसमें किसान के पास जितनी भूमि होती है खेती के लिए वो उसका पूरा विवरण एक ही जगह पर खाते के रूप में लिखा रहता है। तो यहाँ आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक देश यानी कि जो देश दूसरे देशों को, निर्यातक का अर्थ होता है जो दूसरे देशों को अपने देश में जिसकी सर्वाधिक मात्रा होती है वो दूसरे देशों को भेज देता है, वो होता है निर्यातक। तो विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? विश्व का ऐसा कौन सा देश है जो सबसे ज़्यादा सामान दूसरे देशों में भेजता है? पाकिस्तान, चीन, भारत, श्रीलंका? तो चीन एकमात्र ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा दूसरे देशों को सामान भेजता है और चीन से पहले जर्मनी था। जर्मनी ने चीन को पीछे करते हुए पहले स्थान पर पहुंच चुका है।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में आशा क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है उसमें आशा क्या है? एडवांस सोशल हेल्थ एप्स, एसोसिएटेड सोसाइटी फॉर हेल्थ एसेट, सक्रिय सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता या फिर मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्यकर्ता आशा कहलाती हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में जो आशा होती हैं वो मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ती कहलाती हैं। तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में कपास सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादित की जाती है? तेलंगाना में, महाराष्ट्र में, पंजाब में या फिर गुजरात में? तो भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो गुजरात है। यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। गुजरात में सबसे ज़्यादा कपास की जाती है और कपास के लिए जो सबसे उपयुक्त मिट्टी है वो काली मिट्टी है। काली मिट्टी में कपास बहुत अच्छे से पैदा होती है और ये गुजरात में। तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राजस्व संग्रह कार्यकर्ताओं के लिए जिम्मेदार जिला प्रशासन में प्रमुख अधिकारी कौन है? राजस्व संग्रहकर्ताओं के लिए जो जिला प्रशासन में जिम्मेदार प्रमुख अधिकारी है वो कौन सा होता है? लेखपाल, कानूनगो, नायब तहसीलदार या फिर तहसीलदार? तो जो जिला प्रशासन का प्रमुख अधिकारी होता है वो तहसीलदार होता है। तो यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत लाभार्थी की आयु क्या होगी? मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना जो है इसके तहत जो लाभार्थी होते हैं उनकी उम्र क्या है? 18 से 50 वर्ष, 16 से 50 वर्ष, 18 से 60 वर्ष या फिर 18 से 70 वर्ष? तो इस योजना के तहत लाभार्थियों की उम्र ये है 18 से 70 वर्ष तक की। यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें 5 लाख का मुआवजा देने की घोषणा की गई थी, 5 लाख का मुआवजा। और यह कब शुरू की गई? तो वो 21 जनवरी 2020 को। तो यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 100% ग्रामीण स्वच्छता हासिल करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ग्रामीण स्वच्छता के क्षेत्र में जिसने 100% स्वच्छता हासिल की है ऐसा भारत का पहला राज्य कौन सा है? सिक्किम, गोवा, उत्तर प्रदेश या फिर त्रिपुरा? तो ग्रामीण स्वच्छता के क्षेत्र में 100% योगदान देने वाला जो राज्य है वो सिक्किम है। यहाँ आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सिक्किम ने 9 फरवरी 2014 को निर्मल भारत योजना अभियान के अंतर्गत 100% ग्रामीण स्वच्छता हासिल करने वाला पहला राज्य बन चुका है सिक्किम। तो ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ आपके प्रश्नों की श्रृंखला आज समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि और लोग भी लाभ उठा सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।